Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. So let's start. France's campaign against the European kings and its defeat. During the French Revolution, the Constituent Assembly has announced in 1792 that France would help to end the monarchies and dynasties of Europe and establish democratic regimes. The French army began a victorious campaign across Europe. The people of all these countries welcomed the French. In 1799. An ambitious general called Napoleon, born in 1769, died in 1821, took over power in France and established his monarchy in 1804. ठीक है, देखिए क्या हुआ। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उस वक्त पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये अनाउंस किया 1792 में कि फ्रांस जो है वो मोनार्चीज को, ठीक है, जो मोनार्चीज हैं, जो डायनेस्टीज थी यूरोप, उन सभी को ख़त्म करने में मदद करेगा। जो फ्रेंच आर्मी थी इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी और उन्होंने विक्टोरियस कैंपेन पूरे यूरोप में चलाया। यहाँ जो लोग थे, वहाँ के उस कंट्री के जो लोग थे, उन्होंने फ्रेंच को भी बहुत अच्छे से वेलकम किया। 1799 में एक एम्बिशियस जनरल थे जिनका नाम था नेपोलियन, ठीक है, उनका बॉर्न हुए थे वो 1769 पे और डेथ उनकी 1821 में हुई थी। उन्होंने फ्रांस की जो पावर है उसको टुक ओवर कर लिया और फिर से अपनी मोनार्ची 1804 में स्टैब्लिश की। Napoleon became a strong ruler. He fought against many countries in Europe and took over their kingdoms, merging them into France. This expansion angered the people of Europe and they were disillusioned with France and Napoleon. The royal dynasties of Europe got together to form a coalition under the leadership of England to oppose Napoleon. The coalition finally defeated Napoleon in 1815 and tried to restore the feudal system across Europe. The old monarchies and landowners began to rule once again and tried to suppress all democratic ideas. These confrontations between the people and the kings continued across Europe. Eventually, France established itself as a republic in 1891. देखिए क्या हुआ, इसके बाद में नेपोलियन ने वहाँ पर अपनी मोनार्ची जो है वो स्टैब्लिश कर ली थी। उसके बाद में नेपोलियन जो थे वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रूलर हो गए थे। वो उन्होंने बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज़ के अगेंस्ट में फॉट किया और उसको अपने किंगडम में मर्ज करते गए फ्रांस की तरह। ये जो एक्सपेंशन हो रहा था इसकी वजह से जो वहाँ यूरोप के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने डिल्यूशन, मतलब फ्रांस के साथ में और नेपोलियन के साथ में डिल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ जो रॉयल डायनेस्टीज थी यूरोप की वो एक साथ होकर नेपोलियन के खिलाफ में अब जाने लगे। उसके बाद में जो कोलिशन था वो फाइनली, ठीक है, नेपोलियन सबको एक साथ मिलकर नेपोलियन के खिलाफ लड़े। तो फाइनली 1815 में जो नेपोलियन था वो हार गया और उसके बाद में लोगों ने जो ओल्ड मोनार्चीज वाला सिस्टम था, जो पहले राजा महाराजा वाला जो सिस्टम चलता था, लैंड ओनर्स थे, वही लोग फिर से रूल करने लग गए और जो भी डेमोक्रेटिक आइडियाज थे उन सबको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। ये जो कन्फ्रंटेशंस था लोगों के और राजा के बीच में वो पूरे यूरोप में चल रहा था। फाइनली फ्रांस जो था उसने 1891 में अपना खुद क्या हुआ, मतलब इटसेल्फ उसने फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया 1891 में। A new wave of democratic nationalism in Europe. The French Revolution led to a new wave of revolutionary ideas sweeping across the world. One idea was what we call democratic nationalism. It is based on the premise that citizens together constitute the nation and the governments should function as per the interest of the nation. Such states are called nation states. The middle class youth of Europe were enthusiastic by this revolutionary idea and were keen to build their nation states. ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था 1789 से 1804 के बीच में, उसने रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की बहुत ज़्यादा, मतलब एक नई वेव, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ लेकर आया था। वो एक आइडिया ऐसा था कि वो डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म वहाँ पर कहलाए, ठीक है, क्या हो, वो कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म कहलाए। ये जो आइडिया था वो सिटीजन्स को एक साथ एक नेशन में बना के रखने का आइडिया था और गवर्नमेंट जो है वो लोगों के
उसमें इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में, लोगों के लिए वर्क करे, ऐसा उनका ये था। ऐसे स्टेट्स को नेशन स्टेट्स के नाम से कहते हैं। ऐसे स्टेट्स जो हैं उनको नेशन स्टेट्स के नाम से कहा जाने लगा। जो मिडिल क्लास के यूथ थे यूरोप में, वो काफ़ी ज़्यादा इस आइडिया से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और अपने स्टेट को इस नेशन स्टेट में बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। In those days, Italy and Germany were split into many small states. On the other hand, Austrian, Russian, and the Ottoman emperors had conquered many different countries and merged them into their vast empires. When nationalistic ideas spread, the young revolutionaries in their small nationalities under the empires were emotionally charged and wanted to unite their own people into nation states. But the monarchies restored after the Napoleonic era did not tolerate such separatist democratic tendencies, so the youth formed secret societies to keep their ideas alive. उस वक्त पे क्या हो रहा था, इटली और जर्मनी जो थे उन्होंने उसको दो स्मॉल स्टेट्स पे डिवाइड कर दिया गया था, और वहीं पर ऑस्ट्रियन, रशियन और ऑटोमन एम्परर्स जो थे वो अलग अलग कंट्रीज को अपने अपने एम्पायर्स में मर्ज करते जा रहे थे। ठीक है, जब ये नेशनलिस्टिक आइडिया स्प्रेड हुआ तो यहाँ जो यंग रेवोल्यूशनरी थे वो इन सारे स्मॉल नेशनलिस्ट को उस एम्पायर के अंडर में इमोशनली चार्ज्ड और चाहते थे कि मतलब यहाँ पर वो जो यंग रेवोल्यूशनरी है वो यहाँ ये चाहते थे कि सभी का खुद का जो नेशन है वो नेशन स्टेट्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोनार्चीज थे वो क्या कर रहे थे, वो वापस से वही नेपोलियनिक एरा में जा रहे थे, और जो उनकी जो डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज है, सेपरिस्ट है, उनको वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए यहाँ पर जो यूथ थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट किया ताकि वो जो उनके जो आइडियाज है वो क्या रहे, हमेशा अलाइव रहे, हमेशा वो उस आइडिया को भूल ना जाए, और वो जो आइडिया है वो हमेशा उनके साथ में रहे, और ताकि बाकी लोग भी अगर अभी नहीं तो बाद में कम से कम क्या हो, वो आइडिया जो है वो कामयाब हो पाए। द रूलिंग किंग्स realized they could not stop the spread of nationalist ideas which were becoming very popular among the people. The only way for them was to allow nation building, but to separate the concept of nation from the concept of democracy. They tried to link the concept of nation to language, culture and religion. They wanted to use nation building to strengthen monarchic rule. देखिए क्या हुआ, जो वहाँ के जो रूलिंग किंग्स थे उनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि वो जो ये नेशनलिस्ट आइडिया जो बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है उसको वो नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर अब उनके पास में क्या ऑप्शन बचता है, तो यहाँ पर सिर्फ उनके पास में ये ऑप्शन बचता है कि वो नेशन बिल्डिंग को होने दें। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो कॉन्सेप्ट था नेशन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसमें से नेशन को क्या कर दिया, हटा दिया, और सिर्फ डेमोक्रेसी के आइडिया को कॉन्सेप्ट को रखा। यहाँ पर वो यहाँ पर एक लिंक बैठा रहे थे ताकि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, मतलब नेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन के साथ में एक लिंक बैठाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो नेशन को अपने मोनार्किक रूल को स्टैब्लिश करने में, स्ट्रेंथन देने में क्या कर सके, मदद कर सके। The wars between countries that had been raging for the past several years were changing the political map of Europe. The political leaders and thinkers who played a leading role in this development include Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Otto von Bismarck, Xavier Cassier Wilhelm I, Victor Emmanuel II, etc. Their efforts led to many small kingdoms combining into the nation states of Italy and Germany under the leadership of King Victor Emmanuel II and Emperor Cassier William I, respectively. Countries like Greece and Poland were also formed as nation states out of the earlier Austrian Empire. You may learn about these efforts of these political thinkers in detail later sometime, but first let us have some glimpse of the spread of nationalist ideas in Asia. ठीक है, देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जो वॉर हो रहा था, कंट्रीज के बीच में जो वॉर हो रहा था वो बहुत सालों तक चल रहा था, और उसके वजह से क्या हुआ, बहुत सालों तक जो पॉलिटिकल मैप था यूरोप का वो हमेशा चेंज होता जा रहा था। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और थिंकर्स थे वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा लीडिंग रोल प्ले किया डेवलपमेंट में। जैसे कि यहाँ पर इनमें नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, इन सभी लोगों ने क्या किया, डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया। उनके जो एफर्ट्स थे वो स्मॉल किंगडम्स को कंबाइन करके एक नेशन स्टेट्स बनाने के, इटली और जर्मनी में, और लीडर और किसके लीडरशिप में, तो यहाँ पर आपका किंग विक्टर एम्यूनल टू और एम्परर कैशियर वेलम वन के लीडरशिप में उन्होंने ये काम किया। कंट्रीज जैसे कि ग्रीस और पोलैंड थे, वो भी उनको भी क्या किया, नेशन स्टेट्स बनाया। यहाँ पर इसके बारे में जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके बारे में डिटेल में आपको फिर कभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब इन द सेंस यहाँ पर आपको बुक में लिखा है कि आपको उनके बारे में बाद में बताया जा सकता है। अभी फ़िलहाल आप ये देखिए कि किस तरीके से जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ था वो पूरे एशिया में स्प्रेड हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा नेशनलिज्म इन एशिया। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन एशिया से। थैंक यू।